तो आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक दौर के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो अक्सर तारीखों और मुश्किल नामों के बोझ तले दब जाता है। हाँ, अक्सर छात्रों को ये बहुत उलझावा लगता है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो पूर्व मध्यकालीन भारत यानी अर्ली मिडीवल पीरियड के बहुत ही शानदार ऐतिहासिक नोट्स हैं। और हमारा मिशन बहुत साफ है। जी हाँ, जो भी छात्र या परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इन जटिल ऐतिहासिक तथ्यों को एक दिलचस्प और यादगार कहानी में बदलना। क्योंकि इतिहास सिर्फ रटने की चीज नहीं है। एकदम सही कहा। जब हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझ लेते हैं ना, तो तथ्य अपने आप दिमाग में छप जाते हैं। तो आज हम 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के भारत को खंगालेंगे। कश्मीर के शक्तिशाली राजवंशों से लेकर बंगाल के शासकों तक। और फिर उन वीर राजपूत राजवंशों के उदय तक जिनकी कहानियां आज भी गूंजती हैं। इस पूरे कालखंड को अगर हम एक बड़े परिदृश्य में देखें हम्म तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन या बदलाव का दौर था। है ना? बिल्कुल। प्राचीन भारत के जो बड़े बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य थे, जैसे मौर्य या गुप्त साम्राज्य, उनका पतन हो चुका था और उनकी जगह छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों ने ले ली थी। अक्सर इस राजनीतिक विखंडन को देखकर लोग इसे अंधकार का युग मान लेते हैं, जो कि गलत है। पूरी तरह से गलत है। सच तो ये है कि ये कला महान वास्तुकला और क्षेत्रीय साहित्य के चरम विकास का समय था। और हाँ, इसी दौरान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर विदेशी आक्रमणों का एक नया सिलसिला भी शुरू हुआ। सही कहा। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सा राजा कब आया, बल्कि ये समझना जरूरी है कि उस समय की अर्थव्यवस्था, समाज और कूटनीति कैसे काम कर रही थी। बिल्कुल। और शायद इसीलिए आज की चर्चा का पहला पड़ाव इतना खास है। नोट्स में सबसे पहले कश्मीर के इतिहास का जिक्र है। कश्मीर का इतिहास। और इसके लिए जो प्राथमिक स्रोत बताया गया है वो अपने आप में एक अजूबा है। कल्हड़ की राजतरंगिणी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि 1160 ईस्वी के आसपास लिखी गई ये किताब सिर्फ एक आम ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसे महाभारत की शैली में एक महाकाव्य की तरह लिखा गया है। तो क्या भारत में इससे पहले इतिहास लिखने की कोई ऐसी परंपरा थी? नहीं, यही राजतरंगिणी की सबसे बड़ी खासियत है। प्राचीन भारत में दरबारी कवि राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति तो लिखते थे, लेकिन निष्पक्ष रूप से कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतिहास लिखने का ये पहला प्रामाणिक प्रयास था। कल्हड़ ने सिर्फ राजाओं की तारीफ नहीं की, बल्कि उनकी कमजोरियों और उनके बुरे फैसलों का भी खुलकर जिक्र किया। गजब है। और इसी ग्रंथ से हमें कश्मीर के पहले बड़े राजवंश करकोट वंश की विस्तार से जानकारी मिलती है। करकोट वंश, जिसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे, जिन्होंने 625 ईस्वी के आसपास सत्ता संभाली। हाँ? नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है कि 713 ईस्वी में शासक चंद्रपीड़ के समय अरबों का आक्रमण हुआ था। हाँ, लेकिन जिस राजा ने इस वंश को इतिहास में अमर कर दिया वो थे ललितादित्य मुक्तापीड़। उनकी विजय गाथाएं तो किसी विशाल साम्राज्य के महानायक जैसी लगती हैं। उन्होंने कंबोजों और तुर्कों तक को युद्ध में हरा दिया था। ललितादित्य मुक्तापीड़ 724 से 760 ईस्वी तक शासक रहे। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि उनकी कूटनीतिक समझ बहुत गहरी थी। बिल्कुल। उन्होंने चीन के तांग राजवंश के साथ भी कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे, ताकि तिब्बतियों और अरबों के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन परीक्षाओं के लिहाज से उनका सबसे बड़ा योगदान है कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। अगर आज भी इसके खंडहर देखे जाएं तो पता चलता है कि ये कितनी भव्य और उन्नत स्थापत्य कला का उदाहरण था। इसमें यूनानी, रोमन और भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये तो कई बार प्रश्न पत्रों में सीधा पूछा गया है। छात्रों को ये याद रखना चाहिए। अब करकोट वंश के बाद सत्ता आती है उत्पल वंश के हाथों में। इसके संस्थापक अवंतीवर्मन थे, जिन्होंने अपनी एक अलग राजधानी अवंतीपुर बसाई। राजा तो अक्सर शहर बसाते ही हैं, लेकिन यहाँ मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। इनके दरबार में सुइया नाम का एक व्यक्ति था। सुइया का काम तत्कालीन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आधुनिक मशीनों के बिना उस जमाने में इस आदमी ने कश्मीर में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल किया कि नदियों का रुख ही मोड़ दिया। कश्मीर घाटी अक्सर बाढ़ की चपेट में रहती थी।
सुइया ने वितस्ता यानी झेलम नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उसके तल से पत्थरों और गाद को साफ करवाया और नहरों का एक पूरा जाल बिछा दिया। इससे न सिर्फ बाढ़ रुकी बल्कि कृषि उत्पादन में इतना भारी उछाल आया कि अनाज की कीमतें गिर गईं। एक अधिकारी द्वारा अर्थव्यवस्था को इस तरह से बदल देना, ये दर्शाता है कि उस दौर में वैज्ञानिक और प्रशासनिक सोच कितनी विकसित थी। वाकई ये हैरान करने वाला है। उत्पल वंश की एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है महिला शासकों का दबदबा। सुगंधा जैसी शासक हुईं। और फिर रानी दिद्दा का नाम आता है, जिन्होंने 980 ईस्वी के आसपास सत्ता संभाली। उस पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला का इतने लंबे समय तक सफलता से शासन करना, वो भी एक अशांत क्षेत्र में। ये कैसे संभव हुआ? रानी दिद्दा की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो लोहार वंश की राजकुमारी थीं, जिनका विवाह उत्पल वंश में हुआ था। जब वो सत्ता में आईं तो उन्होंने कूटनीति, साम दाम दंड भेद, हर नीति का इस्तेमाल किया। जो सामंत या मंत्री उनके खिलाफ साजिश रचते, रानी दिद्दा उन्हें बहुत ही बेरहमी से कुचल देती थीं। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और सख्त फैसलों से कश्मीर में उस समय स्थिरता बनाए रखी जब पूरा उत्तर भारत उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। रानी दिद्दा के बाद सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से लोहार वंश के संग्राम राज के पास चली गई, जो कि 1003 ईस्वी की बात है। इसी वंश में राजा हर्ष हुए, जो खुद एक कवि थे। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे इतिहासकार कल्हण इन्हीं राजा हर्ष के आश्रित कवि थे। और फिर 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन करने वाले जयसिंह पर आकर राजतरंगिणी की कहानी खत्म हो जाती है। अंत में नोट्स बताते हैं कि 1339 ईस्वी में शाम मीर ने कश्मीर में मुस्लिम शासन की नींव रखी और इस तरह एक युग का अंत हुआ। कश्मीर के इस राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखने के बाद अगर हम पूरब की तरफ नजर डालें तो बंगाल में सत्ता का उदय एकदम अलग और हैरान करने वाले तरीके से हो रहा था। वहां राजतंत्र के बीच एक बहुत ही अनोखा प्रयोग हुआ, बंगाल का पाल वंश। इसके बारे में जो तथ्य है वो आधुनिक लोकतंत्र जैसा लगता है। 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति ने पाल वंश की स्थापना की, लेकिन वो कोई राजा का बेटा नहीं था। हाँ, खलीमपुर शिलालेख स्पष्ट रूप से कहता है कि बंगाल की जनता ने खुद गोपाल को अपना शासक चुना था। राजाओं और सामंतों के उस दौर में जनता द्वारा एक शासक का चुनाव ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह थी एक स्थिति जिसे ऐतिहासिक ग्रंथों में मात्स्य न्याय कहा गया है। मात्स्य न्याय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मछलियों का कानून, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। शशांक के मृत्यु के बाद बंगाल में 1 सदी से ज्यादा समय तक घोर अराजकता थी। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और ताकतवर सामंत कमजोरों को लूट रहे थे। इस रोज रोज की हिंसा और अस्थिरता से तंग आकर क्षेत्र के प्रमुख लोगों और जनता ने आपसी सहमति से गोपाल को सत्ता सौंप दी ताकि कानून और व्यवस्था कायम हो सके। गोपाल ने उदंतपुरी, जो आज बिहार में है, उसकी स्थापना की और वे बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक बने। और गोपाल के इसी वंश को उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। धर्मपाल की उपाधियां देखिए, परम सौगत, उत्तरापथ स्वामी। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना। लेकिन मुझे यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पूछना है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों कन्नौज के लिए आपस में लगातार लड़ते रहे। ऐसा क्या था कन्नौज में? क्या ये आज के समय के किसी कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा था? ये तुलना बहुत सटीक है। प्राचीन काल में जो रुतबा और राजनीतिक महत्व पाटलिपुत्र का था, पूर्व मध्यकाल में वही अहमियत कन्नौज ने ले ली थी। कन्नौज गंगा घाटी के सबसे उपजाऊ क्षेत्र के बीचों बीच स्थित था। जो कन्नौज पर कब्जा करता, उसका उत्तर भारत के कृषि राजस्व और महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर सीधा नियंत्रण हो जाता। इसीलिए प्रतिहार, पाल और दक्षिण के राष्ट्रकूट इसके लिए लड़ रहे थे। धर्मपाल को इस संघर्ष में प्रतिहार राजा वत्सराज और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत बनाए रखा।
इसी पाल वंश के समय का एक और तथ्य परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। एक अरब यात्री था सुलेमान, जिसने भारत की यात्रा की थी और उसने पाल साम्राज्य को रुहमा कहा था। इसके बाद महिपाल प्रथम का दौर आया, जिसे राजेंद्र चोल ने हराया, और फिर रामपाल के समय कैवर्त जाति का एक बड़ा विद्रोह हुआ। ये कैवर्त विद्रोह क्या था और इसका इतना महत्व क्यों है? कैवर्त मूल रूप से नाव चलाने वाले और खेतीहर किसान थे। उस समय सामंती व्यवस्था के कारण किसानों पर करों का बहुत भारी बोझ था। तो ये विद्रोह सिर्फ एक राजनीतिक बगावत नहीं थी, बल्कि ये आम किसानों और निचले तबके का सामंती शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश था। इससे पता चलता है कि पाल साम्राज्य की जड़ें अंदर से कितनी कमजोर हो चुकी थीं। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। देवपाड़ा शिलालेख बताता है कि इस वंश के संस्थापक सामंत सेन असल में दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से आए थे। ये कितनी बड़ी बात है कि कर्नाटक का एक योद्धा बंगाल जाकर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। ये उस समय की पॉलिटिकल मोबिलिटी यानी राजनीतिक गतिशीलता का बेहतरीन उदाहरण है। शासक अक्सर अपने साथ दूसरे क्षेत्रों के कुशल योद्धाओं या ब्राह्मणों को बसाते थे। सामंत सेन के बाद इस वंश में बल्लाल सेन जैसे शासक हुए, जो राजा होने के साथ साथ एक बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने स्मृति ग्रंथों पर दान सागर और खगोल विज्ञान पर अद्भुत सागर जैसी किताबें लिखीं। लेकिन सेन वंश का सबसे चर्चित नाम लक्ष्मण सेन है। इनकी उपाधि तो देखिए, परम भागवत अरिराज मर्दन शंकर। ये प्राचीन भारत के किसी शासक की सबसे लंबी उपाधियों में से एक है। लेकिन इतनी भारी भरकम उपाधि भी 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के अचानक हुए हमले को नहीं रोक पाई। खिलजी ने नवद्वीप पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मण सेन के दरबार की एक बात जो हर छात्र को याद रखनी चाहिए, वो हैं उनके पंचरत्न: जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापति और शरण। इनमें से जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। ये किताब इतनी खास क्यों है? जयदेव, जिन्हें पीयूषवरश की उपाधि मिली थी, उनकी रचना गीत गोविंद ने भारतीय भक्ति साहित्य में एक क्रांति ला दी थी। इसमें पहली बार राधा और कृष्ण के प्रेम को इतने मानवीय और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस ग्रंथ का प्रभाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत के साहित्य, नृत्य और चित्रकला पर इसका गहरा असर पड़ा। कला और साहित्य से निकलकर अब हम उस विषय पर आते हैं जो इस कालखंड का सबसे रोमांचक हिस्सा है: राजपूत राजवंशों का उदय। और यहाँ सबसे पहले सामने आता है अग्निकुल का सिद्धांत। कथाओं के अनुसार माउंट आबू में ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से 4 वीर राजपूत वंश निकले। सुनने में तो ये किसी शानदार फैंटेसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन क्या वास्तव में इसका कोई ऐतिहासिक या राजनीतिक अर्थ है? बिल्कुल। इतिहास में मिथकों का इस्तेमाल हमेशा राजनीति के लिए किया जाता रहा है। कथाओं से अलग अगर हम इसका सामाजिक और राजनीतिक पहलू देखें, तो ये दरअसल नए उभरते हुए योद्धाओं को समाज में एक वैध क्षत्रिय दर्जा दिलाने का एक शानदार तरीका था। पूर्व मध्यकाल में कई नई जातियां, कबीले और विदेशी समूह शक्तिशाली हो रहे थे। सत्ता पर राज करने के लिए उन्हें ब्राह्मणों द्वारा सामाजिक स्वीकृति चाहिए थी। अग्निकुल उसी शुद्धिकरण और क्षत्रिय वर्ण में शामिल करने की एक प्रक्रिया का प्रतीक था। इस अग्निकुंड से 4 प्रमुख वंशों की उत्पत्ति मानी जाती है: गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, परमार और चौहान। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इन चारों का नाम अक्सर पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं। संस्थापक हरीशचंद्र थे, लेकिन असली शक्ति नागभट्ट प्रथम के समय आई। इनकी राजधानी भीनमाल से कन्नौज तक पहुंची। जैन ग्रंथों जैसे कुवलय माला और हरिवंश पुराण में भी इनका जिक्र मिलता है। इनमें सबसे मशहूर शासक मिहिर भोज थे, 836 से 885 ईस्वी। इन्हें आदि वराह और प्रमाण की उपाधि मिली थी। वराह तो भगवान विष्णु का अवतार है, तो क्या ये उपाधि खुद को रक्षक के रूप में पेश करने के लिए थी? बिल्कुल सही पकड़ा। वराह अवतार ने पृथ्वी को पाताल से निकाला था। उस समय भारत पर अरबों के लगातार हमले हो रहे थे। मिहिर भोज में खुद को आदिवराह कहकर ये संदेश दिया कि वे विदेशी आक्रमणों से भारत भूमि की रक्षा करने वाले अवतार हैं। उनके ग्वालियर, दौलतपुर और पेहोवा शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं कि उनका साम्राज्य कितना विशाल और स्थिर था। अग्निकुल की दूसरी शाखा है गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। राजधानी अनहिलवाड़ा और संस्थापक मूलराज प्रथम। इस वंश के भीमराज प्रथम के शासनकाल में इतिहास की एक बहुत गंभीर घटना घटी। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर भयानक आक्रमण किया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक बहुत ही सकारात्मक चीज भी हुई।
भीम प्रथम के ही एक सामंत विमर शाह ने माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ का हमला एक बहुत बड़ा आघात था, लेकिन दिलवाड़ा के मंदिरों का बनना ये दिखाता है कि इस साम्राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक नींव टूटी नहीं थी। गुजरात उस समय व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। दिलवाड़ा मंदिर का सफेद संगमरमर और उसकी इतनी बारीक नक्काशी ये बताती है कि उस दौर के व्यापारियों और सामंतों के पास कितनी अथाह संपत्ति थी और कला के प्रति कितना समर्पण था। हालांकि 1197 ईस्वी में भीम द्वितीय के समय कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले ने इस वंश को काफी कमजोर कर दिया। तीसरी शाखा है शाकंभरी का चौहान वंश। संस्थापक वासुदेव और अहम स्रोत हैं हर्ष और बिजोलिया शिलालेख। इस वंश के विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव भी कहा जाता है, उन्होंने एक नाटक लिखा था हरिकेली। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर इस संस्कृत नाटक के अंश खुदे हुए हैं। इन्होंने ही तोमरों से दिल्ली को जीता था। और इसी दिल्ली पर राज किया चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथौरा ने, जिनकी कहानी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लिखी है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आते ही तराइन का युद्ध दिमाग में आता है। 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन 1192 के दूसरे युद्ध में गौरी जीत गया। 1192 का यह युद्ध इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? तराइन का दूसरा युद्ध सिर्फ 2 राजाओं की हार जीत नहीं थी, ये सैन्य रणनीति और भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला क्षण था। राजपूत सेना भारी घुड़सवारों और हाथियों पर निर्भर थी, जो आमने सामने की लड़ाई में माहिर थे, जबकि गौरी की सेना में तुर्क धनुर्धर थे, जो हल्के घोड़ों पर सवार होकर तेजी से हमला करके पीछे हट जाते थे। इस सामरिक चूक का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। 1192 की गौरी की जीत ने भारत में स्थायी तुर्क और मुस्लिम शासन के दरवाजे खोल दिए। तराइन के युद्ध के समय ही एक और शक्तिशाली वंश था, गहड़वाल वंश, जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे। इसी वंश के राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बहुत मशहूर है, खासकर संयोगिता के अपहरण की कहानी। लेकिन जयचंद भी तुर्क आक्रमण से बच नहीं सके। 1194 के चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। संयोगिता की कहानी रोमांस के नजरिए से तो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन असली दुश्मनी राजनीतिक वर्चस्व की थी। दिल्ली और कन्नौज की सीमाएं टकरा रही थीं, और दोनों ही उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहते थे। इसी आपसी फूट का फायदा बाहरी हमलावरों ने उठाया। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही प्रेरणादायक राजवंश पर, मालवा का परमार वंश। इसके संस्थापक कृष्णराज थे और वागपति मुंज जैसे प्रतापी शासक ने हूणों को हराया और धार में मुंज सागर झील बनवाई। लेकिन परमार वंश का असली गौरव है राजा भोज, 1010 से 1060 ईस्वी। ये आदमी सच में एक लेजेंड था। योद्धा तो थे ही, लेकिन कला और विज्ञान के इतने बड़े जानकार कि धारानगरी में एक विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय बनवा दिया और वाग देवी यानी सरस्वती की सुंदर मूर्ति स्थापित की। आज का भोपाल, जिसे भोजपुर कहा जाता था, वो भी इन्होंने ही बसाया था। राजा भोज की उद्भवता सच में हैरान करती है। वो एक ऐसे पॉलीमैथ या बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो युद्ध के मैदान से लौटकर सीधे वास्तुकला या खगोल विज्ञान पर किताबें लिखने बैठ जाते थे। सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह और विद्या विनोद उनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। राजा भोज का शासन ये साबित करता है कि पूर्व मध्यकाल सिर्फ युद्धों का समय नहीं था, बल्कि ये बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग भी था। तो आज की इस लंबी और तथ्यपरक चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि पूर्व मध्यकालीन भारत की कहानी सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं है। कलहण की बेबाकी से लेकर सुइया की इंजीनियरिंग तक और गोपाल के चुनाव से लेकर राजा भोज की विद्वत्ता तक, हर एक घटना आज की परीक्षाओं के लिए सवालों का एक अहम स्रोत है। जब हम इतिहास को इस तरह संदर्भ के साथ समझते हैं, तो हर एक शिलालेख, हर एक उपाधि और हर एक युद्ध के पीछे की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ऐतिहासिक तथ्यों को जब उनके संदर्भ में रखकर देखा जाता है, तो वे हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। आज हमने जिन महान शासकों की चर्चा की, उनकी जानकारी हमें कल्हण या चंदबरदाई जैसे दरबारी कवियों या उनके द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों से मिलती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतिहास उन्हीं लोगों द्वारा लिखा जाता है जो राजा की सत्ता और उसके धन पर आश्रित होते हैं, तो उसमें कितना सच होता है और कितना केवल राजा का महिमा मंडन। बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या हम कभी भी
उस दौर का पूरी तरह से निष्पक्ष और वास्तविक इतिहास जान पाएंगे? या फिर इतिहासकार का काम ही यही है कि वो इन काव्यात्मक अतिशयोक्तियों के बीच छिपे हुए सच को खोज निकालें? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर इतिहास पढ़ने वाले हर छात्र को सोचना चाहिए। शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य और उसका आकर्षण भी है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और इतिहास के पन्नों में अपनी खोज जारी रखिए।